क्लास 12 में इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर लेसन नंबर 2 वृद्धि और विकास के निर्देशक, उसका हम अभ्यास करेंगे। फर्स्ट हमें ये जानना है कि ये निर्देशक जो है, निर्देशक को क्या बोला जाता है? मापदंड। ठीक है, ये मापदंड की आवश्यकता क्यों है? तो ये मापदंड की आवश्यकता इसलिए कि अलग अलग जो देश होते हैं उनका विकास किस तरह से हुआ, उनके जीवन स्तर में किस प्रकार की वृद्धि हुई है, वो जानने के लिए ये निर्देशक मापदंड तय किए गए। जैसे कि आपको पता ही है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1989 टू 1944 तक हुई थी और वो विश्व युद्ध में मोस्टली विश्व के सारे देश जुड़ गए थे और युद्ध के कारण क्या हुआ कि बहुत सारी आर्थिक समस्या खड़ी हो गई, जैसे कि बेरोजगारी, फिर जो उत्पादन का प्रमाण है वो प्रमाण कैसा हो गया? कम हो गया। आर्थिक विकास, जो विकास का दर होता है वो दर भी कैसा हो गया? कम हो गया। ऐसी बहुत सारी समस्या कैसी हो गई? क्रिएट हो गई। तो वो समस्या कैसे दूर करें? तो उसके लिए और ज़्यादा इसका असर विकसित देशों के सामने अल्प विकसित देश और विकासशील देशों में ज़्यादा हुआ। विकसित देश अर्थात क्या होता है कि जहाँ पे लोगों की आय का प्रमाण कैसा होता है? अधिक होता है। जीवन जरूरी जो वस्तु होती है, सुविधा जो होती है, जैसे कि हॉस्पिटल की सेवा है, आवास की सेवा है, शिक्षा का प्रमाण जो है वो प्रमाण कैसा है? ऊंचा होता है। तो उसे क्या कहा जाता है? आर्थिक विकास का प्रमाण अधिक कहा जाता है। तो विकसित देशों में ये प्रमाण कैसा था? अधिक था, इसलिए उनकी समस्या का प्रमाण कैसा? कम था। लेकिन जो विकासशील देश थे उनका विकास का प्रमाण, आगे बढ़ने का प्रमाण कैसा? बहुत कम हो गया, या तो फिर आप समझ सकते हैं लॉस में जा रहे थे, पीछे जा रहे थे। तो विकसित देशों की तुलना में अपने देश का विकास कैसे करें? तो उसके लिए ये जो विकासशील देश है उन्होंने क्या किया? आर्थिक विकास का निर्देशक अपनाया। आर्थिक विकास अर्थात क्या होता है कि उत्पादन का प्रमाण तो अधिक होगा ही, लेकिन लोगों को जो जीवन स्तर होता है उसमें भी सुधार करना होता है। जीवन स्तर सुधार करना अर्थात कि विविध प्रकार की फैसिलिटीज मिलना, जैसे कि आवास की सुविधा, भोजन कैसा मिलना? अच्छा मिलना। पानी की सुविधा कैसी मिलनी है? अच्छी मिलनी है। अस्पताल की फैसिलिटी कैसी मिले? अच्छी मिले। संदेशा व्यवहार, वाहन व्यवहार, ये सारी मोस्ट ऑफ की वस्तुएं, ये सबका समावेश किसमें होता है? जीवन स्तर ऊपर आता है उसमें होता है। तो उसको किस तरह से बढ़ाया जाए? तो उसके लिए आर्थिक विकास का, किसने? आर्थिक विकास के साथ देश का विकास करने का विकासशील देशों ने उद्देश्य अपनाया। ऐसा नहीं है कि विकसित देशों के लिए ये आर्थिक विकास का जो मापदंड है वो नहीं है, वो उनके लिए भी है। देखिए यहाँ पे जैसे कि क्या बताया गया है? विकासशील देश जीवन स्तर में सुधार करने के लिए विकास करना है, उत्पादन में वृद्धि करनी है, परिमाणात्मक है, प्रमाण में वृद्धि करना, साधनों का उपयोग करके। ठीक है, जो आपको पता है उत्पादन के साधन कितने होते हैं? 4 होते हैं। वो चारों साधनों का उपयोग करके उत्पादन के प्रमाण में वृद्धि करना और उसके साथ जीवन स्तर में क्या करना? सुधार करना। ये उद्देश्य किसका था? तो ये उद्देश्य विकासशील देश का था। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आता है, विकासशील देश का उद्देश्य क्या होता है? तो आपको क्या लिखना है? विकासशील देश जो समस्या है, गरीबी की समस्या, बेरोजगार की समस्या, वो समस्या दूर करके जीवन स्तर में सुधार करना चाहता है। जबकि विकसित देश में क्या होता है? विकास का दर प्राप्त किया होता है, उनका विकास का दर कैसा होता है? अधिक होता है, लेकिन वो बनाए रखने के लिए, मतलब वो टिकाए रखने के लिए जो सुविधा उनको मिलती है वो उतनी मिलनी ही चाहिए, उससे नीचे नहीं आना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या? आर्थिक विकास दर का उद्देश्य अपनाया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बन गया। 2 उद्देश्य, विकसित देश का कौन सा है और विकासशील देश का उद्देश्य क्या होता है? आर्थिक विकास का निर्देशक अपनाने का। तो यहाँ पे टॉपिक आपका क्या हुआ? क्लियर हुआ। अभी देखते हैं हम लोग आर्थिक वृद्धि दर का अर्थ। आर्थिक वृद्धि दर जुड़ा हुआ है, डेफिनेशन देखने से पहले इसमें हम ध्यान देते हैं। फर्स्ट, आर्थिक वृद्धि दर उत्पादन की वृद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? उत्पादन की वृद्धि के साथ, जीवन स्तर के साथ नहीं जुड़ा है। जो फैसिलिटीज मिलती है उसके साथ नहीं जुड़ा हुआ है, परंतु उत्पादन के प्रमाण के साथ जुड़ा हुआ है। समझ लीजिए आप कि जिस सरलता के कारण हम लेते हैं, किसी इकाई के द्वारा
कितना उत्पादन होता है? 10,000 इकाई का। और आर्थिक वृद्धि के कारण क्या हुआ? वो इकाई के द्वारा जो वस्तु का उत्पादन था वो कितना हो गया? 20,000। तो ये क्या हुआ? उत्पादन के प्रमाण में वृद्धि होना। कैसे? तो उत्पादन के साधनों के द्वारा, किसके द्वारा? उत्पादनों के साधन के द्वारा क्या हुआ? वस्तु का उत्पादन बढ़ाया गया। ये क्या है? प्रमाण है। उसे क्या कहा जाता है? परिमाणात्मक। आर्थिक वृद्धि रिलेटेड टू परिमाणात्मक परिवर्तन। तो यहाँ पे आपका एक टॉपिक आ गया, ठीक है? क्या आया? आप अंतर जब करोगे आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास, तब आपका ये टॉपिक बन जाएगा। आर्थिक वृद्धि जुड़ा हुआ है परिमाणात्मक सुधार के साथ, परिवर्तन के साथ, ठीक है? सेकंड पॉइंट, ये जो दर है वो दर का प्रमाण कंटिन्यू दीर्घकालीन तक, मतलब लॉन्ग टाइम तक ये चलना चाहिए। जैसे कि एक साल कैसा हुआ? प्रतिशत का दर ले लेते 5%, फिर हुआ 6%, फिर वापिस कितना होगा? 4%, ठीक है? कितना हो गया? 4%। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? दर का प्रमाण नीचे आ गया। समझ में आया? तो उसको आर्थिक वृद्धि नहीं कहा जाता, परंतु कंटिन्यू कैसा होना चाहिए? ये बढ़ता ही रहना चाहिए। तो उसे क्या कहा जाता है? आर्थिक वृद्धि दर। समझ में आ गया? मतलब के उत्पादन के प्रमाण में क्या होना? कंटिन्यू वृद्धि होना, बढ़ना। फिर दूसरा, वास्तविक राष्ट्रीय आय और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, आपको पता ही है, NNP, ठीक है? राष्ट्र की जो राष्ट्रीय आय है उसके अंदर से विदेशों के द्वारा, विदेशों में से अपने देश के साधनों के द्वारा जो आय प्राप्त होती है उसको क्या किया जाता है? प्लस किया जाता है। उसी तरह से हमारे देश में विदेशी व्यक्ति ने क्या किया? आय प्राप्त किया तो उसमें से माइनस की जाती है, ठीक है? तो उसे क्या कहा जाता है? वास्तविक राष्ट्रीय आय। रियल में हमारी क्या है? कितनी आय प्राप्त करी है वो उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर किसका कंसेप्ट लिया जाता है? वास्तविक राष्ट्रीय आय का, ना ही GDP का। क्लियर? समझ में आ गया? फिर दूसरा है वास्तविक राष्ट्रीय आय के अनुसार वास्तविक प्रति व्यक्ति आय। वास्तविक प्रति व्यक्ति आय अर्थात राष्ट्रीय आय डिवाइड बट्टे में क्या आता है? अपॉन जनसंख्या इंटू 100। तो क्या प्राप्त होता है? प्रति व्यक्ति आय का दर हमें प्राप्त होता है। तो जितनी राष्ट्रीय आय होती है उसमें से जनसंख्या का प्रमाण कैसा? अधिक हो जाता है। राष्ट्रीय आय समझ लो कि डॉलर में लेते हैं हम लोग, कितनी है? 5,400। तो जनसंख्या का प्रमाण इसमें कितना है? कम है। तो इसका दर का प्रमाण कैसा आएगा? अधिक आएगा। उसी तरह से यहाँ पे वापिस लेते 5,400। जनसंख्या का प्रमाण कैसा है? कम है। तो कैसा आएगा? दर का प्रमाण कम आएगा। तो प्रति व्यक्ति आय जुड़ी हुई है जनसंख्या के प्रमाण के साथ। इसलिए इसके अंदर क्या लिया जाता है? राष्ट्रीय आय को ध्यान में नहीं लिया जाता है, वह पर व्यक्ति, पर कैपिटा कितनी लोगों को आय प्राप्त होती है उसको ध्यान में लिया जाता है। तो ये टॉपिक हमें समझने के लिए किसके लिए उपयोगी बनता है? आर्थिक वृद्धि, ठीक है? अभी आर्थिक वृद्धि का अर्थ देखते हैं। किसका है ये? साइमन का दिया गया अर्थ को हम लेते हैं क्योंकि ये पूर्ण जैसा है। प्रजा को अधिक से अधिक वैविध्यपूर्ण आर्थिक चीज वस्तु की आपूर्ति करने के लिए देश की शक्ति में दीर्घकालीन हुई वृद्धि, उसे क्या कहा जाएगा? आर्थिक वृद्धि। देखिए यहाँ पे सरकार के द्वारा लोगों के विकास के लिए क्या किया जाता है? खर्च किया जाता है। अभी खर्च की क्षमता उनकी बढ़ेगी तो लोगों को चीज वस्तु वो अधिक प्रमाण में क्या कर पाएगी? प्रोवाइड कर पाएगी, ठीक है? तो क्या होता है? आर्थिक वृद्धि का दर अर्थात के देश की सरकार की ऐसी स्थिति कि खर्च का प्रमाण कैसा कर सकता है? लोगों के पीछे इन्वेस्ट का प्रमाण कैसा अधिक कर सकता है? जैसे कि शिक्षा का प्रमाण, वस्तु अधिक प्रमाण में उत्पादन करना है तो उसके लिए सरकार के द्वारा क्या किया जाता है? इन्वेस्टमेंट किया जाता है। जैसे ब्रिज बनाना, स्कूल बनाना, ठीक है? तो उसके कारण क्या? तो उत्पादनों का साधन होता है। और परंतु ये जो वृद्धि है, खर्च में वृद्धि करने का जो प्रमाण है वो कैसा होना चाहिए? दीर्घकालीन, लॉन्ग पीरियड तक चलना चाहिए। तो उसे क्या कहा जाएगा? आर्थिक वृद्धि।
आर्थिक वृद्धि की मर्यादा जो दी गई यहाँ पे फर्स्ट से देखिए, ये परिवर्तन कैसा है, परिमाणात्मक है। कैसा परिवर्तन है, परिमाणात्मक। फिर सिर्फ ये देखा जाता है कि उत्पादन कितना बड़ा है, ये नहीं देखा जाता है कितना पहुंचा है, लोग कितना उसका यूज कर रहे हैं। सिर्फ उत्पादन का प्रमाण कितना बड़ा है वही काउंट किया जाता है, इसलिए ये क्या हुई, उसकी मर्यादा हो गई। नेक्स्ट है संस्थाकीय और मनोवैज्ञानिक परिबल। ये आता है गुणात्मक परिवर्तन में, परिबल में आता है कि लोगों की मेंटालिटी कितनी चेंज हुई, लोगों के द्वारा जो सुविधा मिलनी चाहिए वो सुविधा में कितने प्रमाण में वृद्धि हुई, वो समावेश किस में होता है, ये टॉपिक में। उसका भी क्या किया गया है, उसके अंदर निग्लेक्ट किया गया है। फिर ये संकल्पना कैसी है, मर्यादित है। क्यों, क्योंकि इसमें किसको लिया गया, सिर्फ परिमाणात्मक, गुणात्मक परिवर्तन को ध्यान में नहीं लिया गया है। फिर आगे लोगों का कल्याण। लोगों का कल्याण कैसे होगा, आवास की सुविधा कैसे बने, अच्छी बने, हॉस्पिटल की सुविधा कैसी बने, अच्छी बने, वाहन व्यवहार की सुविधा कैसी बने, अच्छी बने, उसी तरह से शुद्ध पानी की फैसिलिटीज कैसी हो, अच्छी हो, तो वो लोगों का कल्याण बढ़ाती है। तो इसको भी क्या किया गया, उसके अंदर निग्लेक्ट किया गया। तो ये चार उसकी क्या हो गई, मर्यादा हो गई। तो हमारा आर्थिक वृद्धि का जो टॉपिक है वो कैसा हो गया, क्लियर हो गया। ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, विकासशील देशों के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है आर्थिक विकास का अर्थ देखते हैं। आर्थिक विकास अर्थात क्या, तो आर्थिक विकास अर्थात सिर्फ परिमाणात्मक नहीं है, लेकिन गुणात्मक तरीके से लोगों के जीवन स्तर में किस तरह से सुधार आता है, बढ़ती है फैसिलिटी, उसके साथ जुड़ा हुआ है। डेफिनेशन है, आर्थिक विकास ये बहुपरिमाणिक प्रक्रिया है। ये कौन सी थी, ओनली परिमाणात्मक, ये बहुत सारी है। क्यों, उसके अंदर परिमाणात्मक भी है और गुणात्मक भी है। और गुणात्मक में आपको पता है लोगों को जीवन स्तर में जो सुविधा मिलती है उसमें कितने प्रमाण में वृद्धि हुई उसका समावेश होता है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, बहुपरिमाणिक। और वो डेफिनेशन किसने दी थी, माइकल टोडेरो ने। ये डेफिनेशन नाम के साथ आपको पूछी जाती है, इसलिए आपको पूरी उसके शब्द के साथ एज इट इज याद करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेगी। सेकंड डेफिनेशन लेते हैं मैकलफ की, ये भी डेफिनेशन पूछी जाती है। और ये डेफिनेशन जो है वो कैसी, परफेक्ट भी है, इजी भी है। देखिए, जनसंख्या स्थिर हो, जनसंख्या का प्रमाण कम मोस्टली नहीं होता है, पर कब होता है, जब महामारी का प्रमाण कैसा हो जाता है, बढ़ जाता है। जैसे कि 1929 में जनसंख्या का प्रमाण कैसा हो गया था, कम हो गया। अभी जस्ट आप समझ सकते हो कोरोना के समय में भी अभी क्या हुआ, जनसंख्या का प्रमाण कम हो रहा होगा। तब देख सकते हो जब जनसंख्या स्थिर हो या तो कंटिन्यू बढ़ती हो, तो वो समय में उत्पादन के साधन और उत्पादन की पद्धति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जब परिवर्तन होता है तो क्या होगा, नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, नए नए संशोधन होगी, किसमें, उत्पादन के साधन में भी। यंत्र में क्या होता है, नए नए संशोधन है, नए नए यंत्र आते हैं, उसी जगह टेक्नोलॉजी भी कैसी आती है, नई नई आती है। तो वो संशोधन के कारण क्या होता है, जन्म लेना मतलब कि संशोधन होना। ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण प्रति व्यक्ति आय में कैसी होती है, सतत वृद्धि होती है। कैसे होगी, टेक्नोलॉजी और यंत्र में जो वस्तु में जो संशोधन होता है, इसके कारण क्या होता है, उत्पादन का प्रमाण बढ़ता है। और उत्पादन के साधन जो होते हैं चार आपके, श्रम, पूंजी, भूमि और नियोजन। ठीक है, वो साधनों का उपयोग का प्रमाण भी कैसा बनेगा, अधिक बनेगा। अभी ये साधनों का यूज किया जाएगा तो उनको क्या मिलेगी, आय मिलेगी। टेक्नोलॉजी के कारण उत्पादन बढ़ा, उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या हुआ, साधनों का उपयोग होता है। साधनों का उपयोग होने के कारण ये चारों साधनों को क्या मिलेगा, उनका मुआवजा मिलेगा। इसका अर्थ क्या हुआ, प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। क्लियर, यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तो लोगों के पास आय का प्रमाण कैसा आएगा, अधिक आएगा, तो खर्च की क्षमता बढ़ेगी। और खर्च की क्षमता बढ़ेगी तो क्या होगा, वो विविध प्रकार की सुविधा जो होती है जीवन स्तर सुधारने के लिए उसका वो उपयोग कर सकती है। तो आया टॉपिक देखिए, क्या होगा, विकास के कारण, अधिक उत्पादन के कारण प्रति व्यक्ति आय में कंटिन्यू वृद्धि होती है और लोगों का जीवन स्तर कैसा बनता है, अधिक बनता है।
लोगों का जीवन स्तर अधिक बना तो देश का विकास कैसा होगा, अधिक होगा। उत्पादन के साधनों का उपयोग होगा, प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है तो देश का विकास भी अपने आप हो जाएगा। ये डेफिनेशन किसने दी थी, मैक्लफ ने, जो कैसी है, पूर्ण तरीके की लगती है। अभी यहाँ पे उसके लक्षण हैं। ये कैसी प्रवृत्ति है, सतत चलने वाली प्रवृत्ति है, कंटिन्यू कैसे चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट परिवर्तन। किसमें परिवर्तन होता है, परिमाणात्मक परिवर्तन भी होता है और गुणात्मक भी परिवर्तन होता है। परिमाणात्मक आया तो आपको क्या याद आ जाना चाहिए, उत्पादन के प्रमाण के साथ। गुणात्मक आया तो आपको किसके साथ क्या दिमाग में बैठना चाहिए, अलग अलग प्रकार की सुविधा। ठीक है, नेक्स्ट मांग में परिवर्तन। लोगों की आय कैसी बनती है, अधिक बनती है। जब उनकी आय कम होती है तो वो बेसिक नीड्स जो होती है, मेन जो अपनी आवश्यकता होती है वो पूर्ण करता है, लेकिन पैसा अधिक आता है तो वो कहाँ पे खर्च करता है, उसकी जो मांग जो होती है, मांग का स्वरूप कैसा हो जाता है, बदल जाता है। गुणवत्ता वाली वस्तु क्या करती है, वो डिमांड करता है, मोस्ट ऑफ की वस्तु जो होती है वो डिमांड करता है। तो इसलिए मांग में क्या आता है, परिवर्तन होता है। फिर आगे श्रम की गतिशीलता। अलग अलग प्रकार की सुविधा के कारण, वो सुविधा कौन सी है, वाहन व्यवहार की। ठीक है, उसी तरह से लोगों में शिक्षा का प्रमाण भी कैसा बनता है, अधिक बनता है। अधिक शिक्षा का प्रमाण होने के कारण वो व्यक्ति क्या करता है, अपना ज्ञान का यूज कहाँ पे करता है, जहाँ पे उसको अधिक वेतन मिलता हो वहाँ पे वो जाएगा। तो आर्थिक विकास में क्या होगा, श्रम की गतिशीलता का प्रमाण अधिक बनता है। आगे नेक्स्ट टॉपिक, पूंजी सर्जन में वृद्धि। पूंजी सर्जन में वृद्धि अर्थात पूंजी निवेश का प्रमाण कैसा होना, अधिक होना। लोगों की आय कैसी बनेगी, अधिक बनेगी, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय अधिक बनते हैं तो खर्च करने के बाद भी उनके पास क्या बनती है, बचत बनती है। और वो बचत है वो वैसे की वैसी तो नहीं रखेगा, कहीं ना कहीं पे क्या करेगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा। तो पूंजी सर्जन में क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर टेक्नोलॉजी में परिवर्तन, डिमांड बढ़ती है, लोगों की आय बढ़ती है, इसलिए तो नई नई वस्तु का संशोधन होता है और उसके लिए नई नई टेक्नोलॉजी क्या होती है, संशोधित होती है और परिवर्तन आता है। फिर दूसरा है लास्ट टॉपिक आपका, निश्चित चरण के बाद स्वयंभू प्रक्रिया। लोगों की आय इतनी हो जाए कि सेविंग्स का प्रमाण अधिक हो जाए तो फिर क्या होता है, वो अपनी आवश्यकता पूर्ण होने के बाद वो जो सेविंग्स होता है उसमें क्या करता है, वो निवेश करता रहता है। उसके कारण उसके पास आय का प्रमाण कैसा, अधिक हो जाता है। और आर्थिक विकास की जो प्रक्रिया है वो कंटिन्यू चलती रहती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, आर्थिक विकास। आर्थिक विकास का जो उद्देश्य है, निर्देश है, वो किसने अपनाया, विकासशील देशों ने। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है, आर्थिक वृद्धि भी है और गुणात्मक वृद्धि भी है साधनों की। इसलिए उन्होंने ये मापदंड अपना कर क्या किया, देश का विकास करना चाहा। तो हमारा आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि का टॉपिक कैसा हुआ, यहाँ पे क्लियर हो गया है। यहाँ पे मापदंड मर्यादा कभी मानव प्रगति का मापदंड नहीं है। क्यों, इसके अंदर किसका ध्यान दिया जाता है, प्रति व्यक्ति आय को ध्यान में लिया जाता है। लेकिन प्रति व्यक्ति हम कैसे काउंट करते हैं, राष्ट्रीय आय डिवाइड जनसंख्या। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक व्यक्ति को उतनी ही आय मिले। किसी को, जैसे कि समझ लो 100% लेते हैं हम लोग, उसमें से ऐसा भी हो सकता है 20% है ये जनसंख्या, उनको राष्ट्रीय आय का 80% मिलता हो और 80% को कितना मिलता हो, 20%। तो ये प्रति व्यक्ति आय का प्रमाण असमान भी हो सकता है। इसलिए ऐसा जरूरी नहीं है हर एक मानव का, हर एक व्यक्ति का क्या हो, प्रगति हो ही, वो जरूरी नहीं है, नहीं भी हो सकती है। क्योंकि क्यों प्रति व्यक्ति आय का जो समान होनी चाहिए वो असमान होती है। इसलिए नेक्स्ट टॉपिक, मापने का कार्य कठिन। क्यों, क्योंकि वो आंकड़े में नहीं होता है, क्या, गुणात्मक जो परिवर्तन होते हैं। आवाज की यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।